हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एनसीईआरटी सीरीज में। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 6 आज चैप्टर नंबर 6 हम शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप मतलब पृथ्वी के स्थल रूप क्या क्या हैं। देखिए, कहीं नदी है तो कहीं वितरिका है तो कहीं स्थल है, मैदान है, पठार है, पर्वत है, ये सभी चीज़ें, झीलें हैं, द्वीप है, महाद्वीप है, प्रायद्वीप है, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, इस लेसन के अंतर्गत आएंगी। इसी तरह पृथ्वी पर कुछ ऊंचे भाग हैं, कुछ नीचे भाग हैं, कुछ 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 प्लेन हैं, कुछ खुरदरे हैं। ये है, इसी के अंतर्गत यही बताया गया है। अब इसमें क्या आप जानते हैं कि अंदर पहाड़ी व स्थलीय ये भाग है जो कि आस पास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को ही पर्वत कहा जाता है। ये 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वत के नाम बताइए। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वत के नाम, जैसे हिमालय हो गया या माउंट एवरेस्ट 8848, बहुत माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सभी एंडीज हैं। ये सभी पर्वत श्रेणी 8000 से ऊपर। K2 है, काजीरंगा है, ये K2 है, सभी हैं। अब आगे बात करते हैं हम। आगे क्या बात करते हैं इसमें? पर्वत बनाना क्या है इन्होंने बताया। मतलब 2 कागज़ लिए, एक इधर से एक कागज़ लीजिए, मतलब एक इधर से एक कापी लीजिए, ये एक इधर से एक कापी लीजिए। दोनों कापी को आपस में लाइए, तो दोनों कापी जब आपस में मिल जाएंगी तो ये धीरे धीरे उठने लगेंगी। ये दोनों कापी आपस में मिलने के बाद ये धीरे धीरे उठने लगी। इसी तरह पर्वत का निर्माण होता है। एक ये चट्टान, एक ये चट्टान, दोनों चट्टानें जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि एक ये पर्वत है, एक ये पर्वत चट्टान है, एक ये पर्वत चट्टान है। ये दोनों पर्वत चट्टान आपस में जब मिलेंगी तो धीरे धीरे उभार का निर्माण करेंगी। ऐसे उड़ जाएंगी, तो यह धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगी पर्वत ऐसे हो जाएंगे, और इसमें जो अवसाद होंगे वो जमा हो जाएंगे, तो इसी से पहाड़ी का निर्माण हो जाता है। समझ सकते हैं ना, पहाड़ों का निर्माण कैसे होता है। अब ये क्रियाएं कैसे होती हैं? कुछ क्रियाएं आंतरिक के द्वारा होती। आंतर में जैसे ये ज्वालामुखी, जैसे पानी के अंदर ज्वालामुखी है, अंदर से कोर में से जैसे मेंटल में से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, ये आंतरिक क्रियाएं हैं। यहाँ पे संवहनीय धारा अंतर में चलती हैं। और बाह्य क्रियाएं जैसे अपर्दन हो गया, निक्षेपण हो गया। अपर्दन यानी कि अपर्दन किसी को काटना धीरे धीरे। पर्वत है जैसे समतल मांगता है ना, बराबर, जैसे तराजू की तरह दोनों तरफ बराबर हो, लेकिन अपर्दन से एक तरफ घिसने लगे तो एक तरफ पलड़ा बैठेगा, जिससे भूकंपात का निर्माण होगा। और बाकी निक्षेपण, एक तरफ से भूमि खिसक के दूसरी तरफ चलाई जाएगी, तब इसी से आपदाएं आ सकती हैं। और पर्वत क्या है? पर्वत के बारे में जानते हैं। पर्वत क्या है? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, प्रकृति द्वारा की गई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। शिखर देखिए, पर्वत का शिखर छोटा है, लेकिन आधार कितना चौड़ा है। ये पर्वत लाइन से ही होते हैं। पर्वत शिखर चौड़ा, आधार चौड़ा होता है। कुछ आसपास की ऊंचा बादलों से भी ऊंचे होते हैं। बादलों से भी 8848 किलोमीटर भी बादलों से भी ऊंचे होते हैं। और जैसे आप ऊपर जाएंगे, बादल नमी की वजह से आपकी यहाँ पे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी हुई बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जैसे हिमनद कहते हैं। जैसे हिमालय पर भी हिमनद है। माउंट एवरेस्ट पे सभी जगह हिमनद है। बर्फ़ होती है, इतनी मोटी चादर होती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते। समुद्र के भीतर जैसे ज्वालामुखी से उत्पन्न पर्वत हैं, ये समुद्र के भीतर भी हो सकते हैं।
जिनसे ये द्वीप का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया होते हैं और पर्वत हमेशा श्रृंखला में होते हैं, इसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। अब जैसे पर्वत तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, ये समांतर चलते हैं। जैसे ये देखिए एक के बाद दो के बाद तीन समांतर क्रम में चलते हैं पर्वत श्रृंखला। आप कहीं भी पर्वत श्रृंखला जाएंगे तो आप देखेंगे समांतर, एक छोटा तो उससे बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ऐसे के समांतर जाएंगे। जैसे हिमालय, अल्पांस तथा एंडीज क्रमशः एशिया यूरोप अमेरिका, यानी हिमालय भारत का है, एशिया का है, अल्पांस यूरोप का है और अल्पांस यूरोप में एंडीज दक्षिणी अमेरिका का है। पर्वत कितने प्रकार के? पर्वत वलित, यानी कि जो चट्टानों के वलन से हुए हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्तर पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत क्या है? वलित पर्वत नंबर 1 पहले ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या है? हिमालय तथा अल्पांस वलित पर्वत हैं। ज्वालामुखी पर्वत, ये 3 ज्वालामुखी। वलित पर्वत क्या है? हिमालय और अल्पांस वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ शिखर शंक्वाकार है। शिखा शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। अरावली को विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला दिया माना गया है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें बहुत पुरानी पाई गई हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। अपरदन की प्रक्रिया के कारण ही श्रृंखला घिस गई है। श्रृंखलाएँ घिस गई, इसी से अब छोटे हो गए, नहीं तो बहुत बड़े बड़े थे। अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस की यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। यही भी बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। अब नंबर है भ्रंशोत्तर पर्वत। जब बहुत बड़ा भूखंड टूट जाता है, मतलब एक पर्वत है, माना कि ये पर्वत है, एक पर्वत है, ऐसे एक पर्वत बना है, ये पर्वत बना है। अब पर्वत का ये वाला भाग टूट जाए, ये ऐसे हो, ये वाला भाग टूट जाए, तो पर्वत ऐसे हो जाएंगे। इसी को भ्रंशोत्तर पर्वत कहते हैं। जैसे ये बने हैं, ये भ्रंशोत्तर पर्वत हैं। इसमें ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड भ्रंश कहते हैं, तथा नीचे धसे हुए भाग को द्रोणी भ्रंश कहते हैं। ऊपर उठे को उत्खंड, नीचे धसे हुए को द्रोणी खंड कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए मानचित्र में आप एटलस आपके पास हो तो उस पे आप मानचित्र में देखिए। ज्वालामुखी पर्वत क्या है? ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित पर्वत को ही ज्वालामुखी पर्वत क्या है? अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्लूजिमा इसी तरह के पर्वत के उदाहरण है, ज्वालामुखी से निर्मित हुए हैं। अब वहाँ पे रहन सहन हुआ। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों के स्रोत ही पर्वत होते हैं, क्योंकि वहाँ हिमनद होते हैं। हिमनद जो पिघलते हैं तो नदियों के निर्माण के जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली, वहाँ की पवनें भी चलती हैं, सिंचाई भी होती है, इनसे बिजली का भी निर्माण। वेदिकाएँ कृषि होती हैं, क्योंकि वहाँ खड़ी ढाल होती है तो कृषि करना बहुत कठिन होता है। वेदिका बनाई जाती है, जैसे जो चाय की खेती है वेदिकाओं पर ही होती है, वेदिका कृषि होती है। पर्वत के अलग अलग प्रकार के वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से ईंधन, चारा ये सभी प्राप्त होते हैं। जैसे पैराग्लाइडिंग, मतलब बहुत से खेल भी है। पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया और स्केटिंग हो गया। पर्वत पर ही होते हैं, खेले जाते हैं और कहीं के नहीं खेल सकते हैं। ये देखिए, ये ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी होती है, फिर ये अगर शांत हो गए तो ये पर्वत का निर्माण कर देती है। ये ज्वालामुखी पर्वत है। पठार क्या है? ऊपर उठी हुई सपाट भूमि ये होती है। ऊपर उठी होती है, लेकिन जैसे ये मैदान है, मैदान से हल्का ऊपर उठी है, लेकिन वो सपाट होती, लगता नहीं कि पठार, लेकिन पठार होता है। जैसे पनीर का पठार हो गया, तिब्बत का पठार हो गया, ये सभी पठारें हैं। पठार होती है, ऊपर उठी हुई मेज की तरह पठार होती है। ऊपर से किनारे होते हैं, जिनके ढाल खड़े होते हैं। पर्वत की ऊंचाई प्रायः 100 मीटर से लेकर
कई हजार मीटर तक हो सकती हैं। पर्वत की तरह पठार भी पुराने हो सकते हैं। दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। दक्कन का, अपने यहाँ का दक्कन पठार पुराने में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा यहाँ एक बार फ्लाइट यहाँ पे हाईजैक हुई थी युगांडा पर। यूक्रेन, यहाँ इजराइल की फ्लाइट हाईजैक हुई थी। पूर्वी अफ्रीकी पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इसी प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत पठार को इतने 5.1 ये है। 5.1 में आप देखिए, नहीं 5.1, 5.4 5.3 है, ये 5.1 ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। तिब्बत का पठार यहाँ पे है। कहाँ पे लेके आए हैं? 5.1 में दिया गया है पठार के बारे में। अब केन्या 5.1 में देखिए, मध्य समुद्र तल से इतना मीटर तक ऊंचा है। यही पठार समुद्र तल से 4,000-6,000 तो पठार तो ऊपर है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिज की प्रचुरता है। इनमें यहाँ लोहा, ये सभी चीज़ बहुत पाए जाते हैं। अफ्रीका का पठार सोना हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध। अफ्रीका में सोना हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैग्नीशियम के लिए प्रसिद्ध है। यही हीरे हो जाता तो ज़्यादा सही रहता है यार। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जल प्राप्त हो सकते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जल प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हिडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इसी प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, उपजाऊ होती है। यहाँ कपास खेती बहुत अच्छी होती है। पठारों की रमणीयता स्थिर होती है। आकर्षण होता है। पर्यटक मतलब जो पठार होते हैं पर्यटक को आकर्षित करते हैं। मैदान के बारे में, मैदान में जनसंख्या बहुत बस्ती भाई मैदान होता है। यहाँ कोई दिक्कत होती नहीं। जनसंख्या मैदान समतल होते हैं, बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान मध्य समुद्री तल से 200 मीटर तक ही अधिक से अधिक 200 मीटर तक ही ऊंचे नहीं होते। मैदान काफ़ी समतल होते हैं, मतलब उर्मिल एवं तरंगित होते कराते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनके सहायक नदियों जैसे गंगा की नदियाँ हैं, यमुना है, घाघरा है, ये सभी नदियों के किनारे ही मैदान होते हैं। नदियों के अवसाद से मैदान का निर्माण होता है। नदियाँ पर्वतों के ढाल से नीचे की ओर बहती हैं तथा अपरदित कर देती हैं तथा अपरदित कहीं साथ ले आती हैं। अपने साथ ढोए गए पदार्थों को बालू, पत्थर, सिल्ट इन्हीं सब का निक्षेपण कर देती हैं, जिससे मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना सरल होता है। पठार में तो बहुत कठिन होता है। पर्वत में भी सरल होता है क्योंकि पर्वत अभी बने हैं। जब अभी कोई आप माटी का टीला बनाओ तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो पठार जो बहुत पुराने हो चुके हैं उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। समानतः मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, परिवहन के लिए बहुत मदद हैं। बहुत बड़े मैदान एशिया अफ्रीका में पाए जाते हैं। एशिया अफ्रीका में मैदान ही मैदान पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए उपजाऊ क्षेत्र तथा जनसंख्या में अधिक होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या चीन, यहाँ पर मैदान है तो जनसंख्या भी है। स्थल एवं उनके लोग, मतलब जैसे जैसे स्थल बदलते हैं उनके लोग का रहन सहन भी बदलता है। स्थल उनमें भिन्नता के अनुसार ही मानव के विभिन्न जीवन प्रयत्न करते हैं। जीवन प्रयत्न मतलब जो समुद्र किनारे रहते हैं वो मछली खाते हैं। मतलब जिनके पास जो होगा वही तो ज़्यादा खाएंगे। इसी तरह मतलब जैसा कुछ मैदान होगा वैसे खाते हैं लोग। उगाना, घर बनाना, सड़क, मतलब अगर आप जहाँ अधिक बारिश वाली होगी तो आप ऐसा घर बनाएंगे जिससे आप बारिश को रोक सकें। अगर आप उस स्थान में रहें जहाँ बारिश नहीं हो रही तो आप कैसा भी घर बना देंगे। और उस स्थान में रह रहे हैं जहाँ भूकंप अधिक आ रहा है तो आप मजबूत घर बनाएंगे। अगर उस स्थान पर जहाँ भूकंप नहीं आ रहा तो आप सिंपल घर बना सकते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, ये सभी तूफान को झेल सके तो खतरनाक काम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल का उपयोग में ला सकते हैं, इसको पता करने के आसपास के लोगों आसपास क्षेत्र में लगा सकते हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में
लगा सकते हैं। जरूर अलग तरीके से करते हैं। उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना, मतलब जो उपजाऊ भूमि है उन पर मकानों का निर्माण न किया जाए, जो भूमि बंजर उन पर मकानों का निर्माण किया जाए, उपजाऊ भूमि पर खेती की जाए। हम लोग और कूड़ा किसी भी भूमि पर पानी में फेंक देते हैं, पानी में नहीं फेंके कूड़ा, अगर गीला कूड़ा है तो अलग पहले सबसे पहले पॉलीथीन को बंद किया जाए है, और बाकी जिसका स्थान नियत है उसको वहीं फेंका जाए। प्रकृति में महत्वपूर्ण वरदान है जिसका उपयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता है, उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है बल्कि मतलब कर्तव्य, हमारे यही कर्तव्य है कि हम इसको हमारी पीढ़ियां इसको सुरक्षित करें, हम भी इसको सुरक्षित करें।